तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आज आपके लिए हिस्टोरिकल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर वीडियो लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में ऐसा क्या होगा कि लॉ की ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से हुई, कुछ ऐसा ही होगा। पर हम थोड़ा-सा एनालिटिकल स्कूल के बारे में जान लें। एनालिटिकल स्कूल किसे अप्रोचेस को रिजेक्ट करता था, किसमें बिलीव नहीं करता था। एनालिटिकल स्कूल प्रायर अप्रोच पे बिलीव नहीं करता था। प्रायर अप्रोच वो अप्रोच होती है, वो नॉलेज जो हमें बिना किसी एक्सपीरियंस से गेन हो जाती है। जैसे कि हमें मंदिर में जाना है तो चप्पल उतार के जाना है। Didn't believe in the concept of divine law, God and morality. Didn't believe that law is a universal concept. ये यूनिवर्सल लॉ एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इस पे बिलीव नहीं करता था। ये कहते थे हर एक सोसाइटी, हर एक नेशन का अलग अलग लॉ होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने इंटरनेशनल मोरालिटी का नाम दिया था। डिडंट बिलीव दैट लॉ एंड मोरालिटी शुड बी कनेक्टेड। ये कहते थे मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, लॉ नीड टू बी ऑब्जेक्टिव। अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो लॉ और ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये बिलीव करते थे कि लॉ एंड मोरालिटी अलग अलग कंसेप्ट हैं। पर उसके बाद जो फिलोसफर आए थे, उन्होंने कहा कि मोरालिटी भी लॉ का पार्ट है, पर एसेंशियल पार्ट नहीं है लॉ का। उन्होंने एसेंशियल पार्ट नहीं कहा था इसे, बल्कि एज अ स्मॉल पार्ट कहा था। कहीं ना कहीं मोरालिटी भी यूज़ होती है। अब डिफरेंस ऑफ एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल में पर्पस का डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब सेम है। सालमन ने कहा था, जस्ट लाइक एनालिटिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस बेयर द सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ लीगल सिस्टम। एनालिटिकल स्कूल में हम स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकल लीगल सिस्टम, व्हाट इज लॉ। ये एनालिटिकल स्कूल पॉजिटिविज्म पर बेस है। एज इट इज एट प्रेजेंट, व्हाट इज लॉ मीन्स एज इट इज, जैसा लॉ है वैसा ही हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अगर देखें तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस डील विद द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड विद द इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट्स द लॉ। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कंसेप्शंस ऑफ द लीगल सिस्टम। हिस्टोरिकल स्कूल में हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। कहाँ से लॉ का ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये कंसेप्ट बना, कहाँ से इसकी डेवलपमेंट हुई, क्या इसके अंदर होल्स थे जो वो पैचेस की तरह भरे गए। जो सोक्रेटस ने सोक्रेटस मेथड में कहा था कि अगर आपने थ्योरी बनानी हो तो इसे यूज़ करें। पहले आप अपनी थ्योरी लिखें, देन आफ्टरवर्ड्स उसमें होल्स चेक करें, देन उस होल्स को पैचअप करें ताकि आपकी एक अच्छी थ्योरी तैयार हो जाए। ऐसे हम हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ेंगे क्या उसका ओरिजिन था, क्या कैसे वो लॉज डेवलप हुए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ एक लैंग्वेज की तरह है। लॉ इज़ जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। वो चेंज होता रहता है सोसाइटीज़ और सोसाइटी। हर एक सोसाइटी, जैसे एक नेशन की लैंग्वेज कुछ और है, दूसरे नेशन की लैंग्वेज कुछ और है, वैसे ही वहाँ पे कुछ और लॉज चाहिए, हमारे नेशन में कुछ और लॉज चाहिए। ये चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है टाइम टू टाइम। मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे? मोंटेस्क्यू, सेवेग्नी, पुक्ता, सर हेनरी मेंस। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मोंटेस्क्यू फर्स्ट पर्सन थे, जूरिस्ट थे, जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो किया। इन्होंने ही ऑल्सो गेव थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इन्होंने थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर्स, विच इज़ जो इम्प्लीमेंट होती है कई कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड में। कई वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस में यूज़ होती है। लॉ एक क्रिएशन है क्लाइमेट की, लोकल सिचुएशंस, एक्सीडेंट्स एंड इम्पोजर्स। जो लॉ है वो क्रिएशन है क्लाइमेट की, मीन्स वहाँ का कैसा लोगों का बिहेवियर है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उससे डिसाइड किया जाता है लॉ। एक्सीडेंट्स, वहाँ पे कैसे अपराध हो रहे हैं, लॉ उसकी वजह से बनता है। रिलेटेड टू सोसाइटी एंड लॉ सजेस्टिंग दैट लॉ शुड बी answer the needs of the time and place and should be determined by the country's nation characteristics. Means law should be answer the needs of times. उस टाइम पे कौन सा लॉ चाहिए, प्लेस उस जगह पे, शुड बी डिटर्मिन द कंट्री नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्री की, वहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसा बिहेवियर, कैसा एटीट्यूड है। ये मॉन्टेस्क्यू कहते थे। फेडरिक कार्ल फेडरिक कार्ल सेवेग्नी। फेडरिक कार्ल सेवेग्नी ये यूनिवर्सली कंसीडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इन्होंने ये वॉल्केनिस्ट थ्योरी को ड्राइव किया था, जिसका मीन्स जनरल विल ऑफ पीपल। ये कहते थे कि लॉ में एक जनरल विल होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए लोगों की, एंड मैनिफेस्टो ऑफ द स्पिरिट्स।
The basics of origin of law is to be found the volgeist, which means people consciousness और will. क्या लोगों की consciousness और will है उसमें उस law के लिए? Laws grows with the growth of people, strength with the strength of people, and dies away as the nation loses its nationality. इन्होंने कहा था law grow होता है लोगों के growth के साथ, strength मिलती है उन्हें लोगों की strength के साथ, और डाइस हो जाता है, मर जाता है लॉ, ख़त्म हो जाता है जब नेशन की खुद की नेशनैलिटी ख़त्म हो जाए. He used nationalism in his theory because he wanted a uniform German code to unite the country and makes law uniform throughout the country. इनको जर्मनी में एक जर्मन कोड चाहिए था जिसके कारण इन्होंने नेशनलिज्म का यूज़ किया अपनी थ्योरी में. फेमस वर्क्स थे इनके ऑन द वोकेशन ऑफ आवर टाइम फॉर आवर jurisprudence, jurispositionis of the civil laws, Roman laws of person and subject of jural relations. क्रिटिसिज्म किया गया इनकी थ्योरी को. क्रिटिसाइज कैसे किया गया? पेसिमिस्ट कह के, क्योंकि ये कहते थे ये इम्पोर्टेंस कस्टम्स को ज़्यादा दे रहे थे एज कम्पेयर टू लेजिस्लेशन. ये अपनी ही थ्योरी अपने ही प्रिंसिपल के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहे. इन्होंने प्रमोट किया और लॉज को. इन्होंने कहा था कि जैसे ही चेंज होते हैं, ग्रोथ होती है लॉ की, पीपल्स की ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होती है लोगों की डेवलपमेंट के साथ. पर इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रमोट किया है एशियंट रोमन लॉ इंस्टेड ऑफ ओल्ड जर्मेनिक लॉ एंड कस्टम. इन्होंने कहा डिड नॉट एक्नॉलेज एक्सेप्शंस ऑफ हिज थ्योरी. ये अपने एक्सेप्शंस को नहीं मानते थे थ्योरी के. Allen said that sometimes custom and laws are not based on the will of the general people but of the powerful people. ये कहते थे लॉज एंड कस्टम लोगों के वजह से नहीं माने जाते, कई बार तो वो पावरफुल वेल्थी लोगों की वजह से भी माने जाते हैं, कई लॉस उनसे भी बनते हैं. प्रोफेसर डियास ने कहा was also of the same opinion that many laws and institutions have originated not in a volgast but in a convenience of the rules of oligarchy. Oligarchy rule होता है जिसमें 7 to 8 हाई पीपल्स होते हैं, हाई पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं. लॉस ऑफ लीगलाइज्ड स्लेवरी. तभी एक लॉ आया था पास्ट में कि लीगलाइज स्लेवरी, जो ब्लैक्स थे उनको स्लेव रखा जाता था, उनको स्लेव रहना थोड़ी पसंद था, तब भी ये लॉ था क्योंकि वहाँ के ओलिगार्की या उनके कई वेल्थी पीपल्स पावरफुल पीपल्स को ये लॉ चाहिए था. प्रोफेसर स्टोन सेड समटाइम्स लॉस आर मेड टू बी अबॉलिश अ कस्टम. कई बार तो लॉ इसलिए बनते हैं ताकि वो ओल्ड कस्टम प्रैक्टिसेस को अबॉलिश कर सकें, जैसे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया. ये हमें कस्टम्स चाहिए थोड़ी थे, ये इनसे हमारे देश को नुकसान ही था, इसलिए लॉस बनाए गए ये इन चीज़ों को अबॉलिश करने के लिए. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फ्लॉस, इतने सारे फ्लॉस होने के बाद भी सेवेग्नी की थ्योरी को कंसीडर किया गया और उन्हें ग्रेट जूरिस्ट कहा गया 19th सेंचुरी में बिकॉज उनका जो वर्क था वो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के को जन्म देता था, इसलिए उनको ग्रेट जूरिस्ट भी कहा गया. जॉर्ज फेडरिक पुक्ता, ये डिसिप्लिन ऑफ सेवेग्नी थे. मोस्ट सिमिलर व्यूज़ ऑफ सेवेग्नी, इनके सिमिलर व्यूज़ थे सेवेग्नी के साथ ही. बेसिकली इम्प्रूव्ड अपॉन द वर्क ऑफ सेवेग्नी. इन्होंने सेवेग्नी के काम जो उन्होंने सेवेग्नी ने काम किया था उस पर ही काम करके थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाई. पुक्ता सेड लॉ इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल विल्स एंड दैट इज़ हाउ स्टेट इज़ फाउंड विच delimits the spheres of individual with the final development into the tangible workable system. इन्होंने कहा लॉ एक कॉन्फ्लिक्ट है जनरल एंड इंडिविजुअल विल. जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल में ये कॉन्फ्लिक्ट है. इंडिविजुअल कुछ और चाहता है, जनरल पब्लिक कुछ और चाहती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स कुछ और चाहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसे स्टेट को जन्म दिया और डीलिमिटाइज किया इंडिविजुअल, डीलिमिटाइज किया इसको और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आफ्टरवर्ड्स इंडिविजुअल फाइनली इंडिविजुअल विल को भी आगे रखा गया और फाइनली डेवलप हुआ टेंजिबल वर्केबल सिस्टम. इन्होंने कहा सर हेनरी मील्स ही स्टडीड मैनी लीगल सिस्टम. उन्होंने कितने सारे लीगल सिस्टम को स्टडी किया था, उन्होंने कितने कोर्सेज किए थे. एवोल्यूशन इन्होंने डिवाइड कर दिया था डेवलपमेंट ऑफ लॉ को 4 स्टेजेस में. पहली स्टेज लॉ इज़ मेड बाय द कमांड ऑफ रूलर्स. सेकंड स्टेज कमांड crystallized into customary laws, crystallized sorry.
Stage 3, knowledge and administration of custom goes into hand of minority, usually of religious natures. Knowledge and administration of custom goes in the hand of minority. Minority कौन सी minority? Churches minority या किसी religious minority groups उनके पास. Fourth stage is a stage of code. ये इस टाइम के प्रेजेंट कोड नहीं, जैसे सीआरपीसी ये वाले कोड नहीं, आईपीसी ये कोड नहीं, ओल्ड कोड्स थे. उसके बाद आफ्टर फोर्थ स्टेज क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पहले तो ये स्टैटिक सोसाइटी वॉन्ट डेवलप आफ्टर फोर्थ स्टेज एंड दो सोसाइटीज द लीगल कंडीशंस आर करेक्टराइज्ड बाय व्हाट मीन्स कॉल्ड स्टेटस. स्टेटस पर ही आगे किसी को बनाया जाता था, बताया जाता था, उसको उसी के नाम से, उसी के जो ओल्डेस्ट मेल मेंबर थे उन्हें हम उसी उनसे ही जानते थे. जैसे विच इज़ एबल टू बी स्टेट आउट द पेटल फैमिली, यहाँ पे पेरेटल फैमिली आना था, ओ की जगह पी आना था. पेटल फैमिली मीन्स ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. हम वहाँ से जानते थे कि इन्हें क्या स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में. जैसे इंडिया में जो नाली साफ़ करने वाला होता है, उससे हम नाली साफ़ करने वाला है उसे हम अपने साथ नहीं, पहले होता था ऐसे जो कई और लोग होते हैं जिनका काम थोड़ा अ, थोड़ा डाउन लेवल का डाउनग्रेड होता है, उन्हें हम पहले डिस्क्रिमिनेशन होते थे. ऐसे ही पहले स्टेटस के साथ जाना जाता था. ये नहीं होगा आफ्टर फोर्थ स्टेज. अगर कोड डेवलप हो जाए, प्रोग्रेसिव क्या होगा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी वुड डेवलप इवन आफ्टर फोर्थ स्टेज बी मेंस ऑफ लीगल फिक्शन, इक्विटी लेजिस्लेशन. लीगल फिक्शंस आएगी, इक्विटी आएगी, गुड कॉन्शियसनेस एंड फेयर लेजिस्लेशन बनेगी. उसके बाद लॉज बनेंगे. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फेमस एक हेनरी मेंस की एक लाइन थी, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज़ हेयर टू बी अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मेन कहा जाता है, कभी कई बार स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हर जगह आता है सर हेनरी मेंस की लाइन्स में. इसका मतलब ये था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. आफ्टर फोर्थ स्टेज अगर कोड डेवलप हो जाता है तो लोगों को स्टेटस से नहीं जाना जाएगा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट से जाना जाएगा. हर कोई अपने इंडिविजुअल लेवल पे नेगोशिएट कर सकता है अपने पार्ट के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए. हर कोई डिसाइड कर सकता है प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ फ्री नेगोशिएशन. मीन्स उसे क्या लॉस चाहिए, वो क्या बोलना चाहता है, वो उसकी क्या थॉट्स हैं जो वो नेशन को प्रोवाइड करना चाहता है, क्या वो सब कुछ उसे फ्रीडम मिलता था. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें.